चलिए बच्चों चलिए बच्चों डीपीपी 2 को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 1 डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 22 से आगे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस 200 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज तो है आपका 200 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है 500 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दिया हुआ है, तो दोनों प्लस चार्ज हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और उस फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 ग्राम फोर्स। जी एफ का मतलब है यहाँ पे ग्राम फोर्स। देखो बच्चों, वैसे फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन फोर्स की यूनिट केजी फोर्स भी होती है और ग्राम फोर्स भी होती है। ठीक है जी। तो केजी फोर्स को न्यूटन में अगर बदलना है तो आपको जी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास 5 kg फोर्स दे दिया, 5 kg फोर्स, तो इसका मतलब है अगर इसे न्यूटन में बदलना है तो 5 × जी न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन में बदलना है तो 5 g न्यूटन हो जाएगा। जी माने, जी का मतलब है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो केजी फोर्स न्यूटन में बदल जाता है। इसी तरीके से ग्राम फोर्स है, जैसे इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी न्यूटन में बदलना है, तो पहले एक काम कीजिए 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके केजी में बदल लीजिए ग्राम को। और एफ का मतलब हो गया फोर्स, तो केजी फोर्स को हम ग्राम फोर्स उसमें न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 × 10⁻³ इंटू में 9.8 से मल्टीप्लाई करके ये न्यूटन में बदल जाएगा। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना आ चुका है, 5 × 10⁻³ इंटू 9.8। ये ग्राम फोर्स से आपने न्यूटन में इसको चेंज कर दिया। पहले आपने ग्राम फोर्स से केजी फोर्स में बदलना है और केजी फोर्स से 9.8 की मल्टीप्लाई करते हुए न्यूटन में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब पूछा है इसने कि इनके बीच की डिस्टेंस बताइए अगर फोर्स दे रखा है। तो फोर्स अगर दिया है तो फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। फोर्स की वैल्यू 5 × 10⁻³ इंटू 9.8 इज इक्वल टू 1/4πε0 9 × 10⁹ Q1 × Q2। तो 200 माइक्रोकुलम को 10⁻⁶ लिख लो, फिर Q2 है 500 माइक्रोकुलम 10⁻⁶ लिख लो और अपॉन में r²। r मेरे को निकालना, r इधर लेके आइए, r² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और इसको देखिए जरा, 200 500 तो ये हो जाएगा 10 और 10 और 10⁻²। तो ये बन गया आपका 10⁻⁴। ये दो जीरो जो हैं 200 की और 500 की 10⁻⁴ हो जाएंगी और 10⁻⁻12 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू 9.8। चलो जी, 10 की पावर टोटल पहले ये देख लेते हैं ऊपर कितनी बचती है। तो सर ऊपर बचती है 9 और 10 की पावर ऊपर हो गई 9 + 1 10 + 4 14 -12, 10⁻² बच गई ऊपर, अपॉन में 5 × 10⁻³ इंटू 9.8। 5 से आप इसको काट सकते हैं। ये पहले काम कीजिए 9, ये 10⁻³ है, ऊपर जाके ये +3 बना लीजिए इसको, तो ये बन जाएगा आपका 10 की पावर, ऊपर कर देता हूँ
10 की पावर +3 ऊपर जाके 10 की पावर 5 हो जाएगा और अपॉन में 5 इंटू 9.8। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो 9.8 को 10 लिख लो अप्रोक्स। ये थोड़ा सा अप्रोक्स में करने का तरीका है, वैसे तो 9.8 होता है पर उसको 10 लिख लेते हैं। एक पावर कट जाएगी तो ये 5 से इसको काट दो, 1.8 के करीब आ जाएगा और 10 की पावर 4 बच जाएगी। इतने आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की, 1.8 इंटू 10 की पावर 4। अब आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1.8 इंटू 10 की पावर 4। इसको अप्रोक्स देख लो कितना आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर बच्चों हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आ चुका है, 1.34 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। दोनों चार्जेस के बीच का गैप आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें देखो फिगर दी हुई है आपको, मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज q each are suspended from a point of two insulating threads। दो बॉल्स हैं, फिगर दोबारा बना देता हूँ, और दो हमारे पास रस्सियां हैं, थ्रेड है, उनमें भी बॉल्स बंधी हुई है। मास दोनों का बराबर है, चार्ज दोनों पर बराबर है। मान लेते हैं मास है m, तो दिया ही हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, और एक ही पॉइंट से उनको लटकाया गया है। ठीक है, जो रस्सी है उसकी लेंथ दे रखी है दोनों की बराबर है l मीटर। रस्सी में कोई लेंथ वो नहीं है, मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है। और ये जो रस्सियां हैं ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का फायदा ये है कि इनमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, तो जो बॉल्स के ऊपर चार्ज है वो बॉल्स पर ही रहेगा, फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि रस्सियां इंसुलेटर से बनी है। ठीक है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, तो हर एक स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया। इधर देखो, ये थीटा, ये थीटा, ऊपर आप फिगर भी देख सकते। ठीक है, अब आपसे कहा है शो करिए कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4mg l² साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन थीटा और इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। काफी बड़ी सी वैल्यू प्रूफ करनी है, पर करनी है तो करनी पड़ेगी। इसको जरा ध्यान से देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें बॉल्स को रस्सियों से बांध के लटकाया जाता है एक ही पॉइंट से, ऐसे सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे जो आज मैं करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, ये जो दो बॉल्स हैं इनके बीच में रिपल्शन है। ये बॉल आपस में एक दूसरे को एफ फोर्स से रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे चार्ज है। एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बॉल का वेट mg, और रस्सी में टेंशन है T। अब रस्सी की जो टेंशन है T और ये जो फोर्स है F, रस्सी की टेंशन T, ये फोर्स F और mg, ये बॉल जो है बैलेंस है, तो ये एक दूसरे को, इसका मतलब बैलेंस कर रहे हैं। अगर मैं खाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, राइट साइड में फोर्स F लग रहा है और रस्सी में टेंशन T लग रही है। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके कंपोनेंट कर लो, इधर T cos थीटा और इधर हो गया T sin थीटा। याद रखिएगा, जब भी इस तरीके की सिचुएशन है कि जहां पे इक्विलिब्रियम में है मामला, मतलब ये बॉल जो है वो बैलेंस है, बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम है, तो आगे वाला फोर्स F, देखिए जरा F की तरफ देखिए, और उसको बैलेंस कर रहा है पीछे वाला फोर्स T sin थीटा, तो F की वैल्यू T sin थीटा के बराबर। ठीक है, फिर दूसरा ऐसे ही T cos थीटा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है mg को, तो T cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। अगर मैं यहां से
कैलकुलेट करना चाहता हूँ क्यू की वैल्यू, तो खुद सोचो पहले तो क्यू कहाँ आएगा। तो दोनों के बीच में जो रिपल्शन लग रहा है वो है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का गैप, अब इनके बीच का गैप है एक्स मान लेते हैं, पता नहीं है बाद में वैल्यू रख लेंगे। एफ की वैल्यू हो गई, इनके बीच में लगने वाला फोर्स Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू में Q, और अपॉन में इनके बीच का गैप एक्स स्क्वायर, आर की जगह आ गए एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहाँ से इस एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल यूज हो रहे हैं, एक ये ट्राइंगल, अगर ये एल है ये थीटा है, और एक ये ट्राइंगल, ये एल है ये थीटा है। तो एल के सामने वाला ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये एल साइन थीटा होगी। ऐसे ही एल के सामने ट्राइंगल की ये लेंथ जो होगी ये एल साइन थीटा होगी। अगर एल साइन थीटा ऐड कर दूं तो ये पूरी लेंथ एक्स जो आ जाएगी, ये वाली लेंथ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये बन चुका है 2l साइन थीटा। ये एक्स की वैल्यू को उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, जो ऊपर इक्वेशन है। तो एफ का वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 2l साइन थीटा का ये होल स्क्वायर बन चुका है। यहाँ से ये जो एफ की वैल्यू है इसको जहां पे भी यूज करना होगा हम कर लेंगे, ठीक है। ऊपर जरा ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन आई थी, एक तो आई थी टी साइन थीटा बराबर एफ था, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी था। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा बन गया बराबर एफ बटे एम जी बन गया। एफ बटे एम जी बनते ही एफ की वैल्यू आ गई एम जी टेन थीटा, ये आ गई। अब ये जो एफ की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो एफ की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। एफ की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में 2l साइन थीटा का स्क्वायर, तो 2 को लिख लीजिए 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम जी टेन थीटा। क्या यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी? शायद वही आ रही है जो हमें प्रूफ करनी है। इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में टेन थीटा, और साथ में ये भी इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चों हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है, हर बार वही चीज करनी है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिनमें दो बॉल्स दी जाएंगी, रस्सियों से बांध के उनको एक पॉइंट से हैंग किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शायद इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है आपका 24। इस क्वेश्चन में पूछा है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज q ईच। दो आइडेंटिकल बॉल हैं, हर एक का मास m है और चार्ज उन पे q है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ टू इंसुलेटिंग थ्रेड। अभी तक बिल्कुल पुराने वाली फिगर है, दो इंसुलेटिंग थ्रेड है, उन पे m मास लगाया गया है, सेम मास, उन पे चार्ज q है, दोनों पे रस्सियों की लेंथ l है, ठीक है। When the system is in equilibrium, each string makes an angle theta। यही बिल्कुल अभी तक फिगर है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने की थी। थीटा एंगल है आपका, एक साइन एंगल थीटा, ठीक है, विद वर्टिकल, बहुत बढ़िया। यहाँ तक इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज सो स्मॉल, थीटा जो है वो काफी स्मॉल दिया हुआ है। स्मॉल की कहानी ये होती है कि tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज साइन थीटा, मतलब tan थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
चार्जेस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये एक्स हमें कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए सभी लोग। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है बच्चों, बिल्कुल आसान है। यहाँ से फिर से हम ऐसे ही लगाते हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा रिपल्शन का एफ। फिगर बनाएंगे तो एम जी वेट नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन टी। अगर हम यहाँ से समझें, इसका अलग से फिगर बनाएं तो एम जी नीचे की तरफ, फोर्स एफ राइट साइड में, टेंशन टी रस्सी में, और ये हो गया एंगल थीटा। टी के कंपोनेंट कर लो, टी कॉस थीटा, और इधर हो गया टी साइन थीटा। अगर हम यहाँ से टी साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो एम जी को बैलेंस कर रही है, सॉरी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कर रहा है एम जी को बैलेंस, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। थोड़ा सा गलत हो गया, हम इसको भी हटा देते हैं। टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है बच्चों एम जी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टी कट जाएगा क्योंकि टी हमें नहीं चाहिए, हमें थीटा दे रखा है, टेन थीटा बराबर एफ बटे एम जी। अब यहाँ पे हमें दिया है कि टेन थीटा लगभग अप्रोक्स साइन थीटा के बराबर है। टेन थीटा की जगह साइन थीटा भर देते हैं, रख देते हैं मतलब, और एफ अपॉन एम जी। अगर साइन थीटा की कैलकुलेशन की जाए तो साइन थीटा ऊपर के ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो। देखो ये ट्राइंगल था, ये थीटा है, ये एल था, इसको कहेंगे तो ये एक्स बाई टू बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में पूरा तो एक्स था, तो आधा बनेगा। देखो ऊपर देखो ये फिगर में, यहाँ पे ये आधा बनेगा जो यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स बाई टू बनेगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आ गया सॉल्व करके एक्स बाई टू एल। अब साइन थीटा जो हमने ऊपर निकाला है एफ अपॉन एम जी, उसको उठाते हैं और यहाँ रख देते, यहाँ रख देते। तो साइन थीटा की वैल्यू एफ अपॉन में एम जी बराबर एक्स अपॉन टू एल। यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी टू एल इंटू में एफ और अपॉन में एम जी। आप एक काम कीजिए, एफ की वैल्यू अपने आप उठा के रख सकते हैं, टू एल अपॉन एम जी। एफ की वैल्यू होगी दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स था ये, देखो ऊपर देखो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था रिपल्शन का, तो वो होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में इनके बीच का एक्स स्क्वायर। अब एक्स इसमें भी आ गया है, तो इस एक्स को इधर ले आओ, क्योंकि हमें तो एक्स की कैलकुलेशन करनी, इस एक्स को यहाँ पे ले आते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा ऊपर टू एल क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और पूरे की पावर वन बाई थ्री। लो जी, ये वैल्यू एक्स की आ गई। आई थिंक यही हमें निकालनी थी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में 25 ही तो है ना, हाँ 25। क्वेश्चन नंबर 25 में टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज क्यू each are suspended by two insulated threads of length L each. The whole setup is taken to a satellite. ठीक है बच्चों, तो दो स्मॉल चार्ज है, उनके ऊपर चार्ज कितना दे रखा, क्यू। ठीक है, दो स्मॉल चार्ज उसी तरीके से रस्सी से लगाया हुआ है उनको, ठीक है, क्यू क्यू चार्ज है उनके ऊपर, लेंथ वही एल एल ईच। होल सेटअप इज टेकन टू ए सैटेलाइट, सारा सेटअप को सैटेलाइट पे लेके गए, मतलब मान लो ये एक लिफ्ट में लगा हुआ है, तो इस पूरी लिफ्ट को ले जाके हमने सैटेलाइट पे रख दिया। तो सैटेलाइट पे क्या हो जाता है, ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एम जी फोर्स
इसके नीचे की तरफ लग रहा है, ये वहां जाके बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो जब mg फोर्स नहीं रहेगा तो इनके बीच में जो ये रिपल्शन का फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये रस्सियां इस तरह से सीधी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे सीधी हो जाएंगी। इधर ये रस्सी एफ mg तो लग ही नहीं रहा, और ये रस्सी इधर एफ फोर्स से एक दूसरे से, तो एल एल डिस्टेंस, तो उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2l। जब रस्सियां एक दूसरे के एकदम सीधी हो जाएंगी ऐसे, उनके बीच में 180 का कोण बन एंगल बन जाएगा 180 का। और यही पूछा था उन्होंने कि एंगल बिटवीन टू थ्रेड्स एंड टेंशन इन द थ्रेड्स। और टेंशन देखो पीछे की तरफ कितनी आएगी, तो टेंशन को फोर्स बैलेंस कर लेगा, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स और टेंशन आपस में बैलेंस हो गई। तो टेंशन कितनी आ गई, फोर्स के बराबर। फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज दोनों पे सेम था, क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में इनके बीच का गैप 2l का होल स्क्वायर। ये आ गई बच्चों टेंशन। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इफ इन क्वेश्चन नंबर 23 टू बॉडीज आर गिवन अनइक्वल चार्जेस, अगर दोनों के बीच में अनइक्वल चार्ज था। देखो क्वेश्चन नंबर 23 याद करो, पीछे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 23 में याद देख लो, ये फिगर बनी हुई थी, याद आ गया होगा आप लोगों के। तो अगर क्वेश्चन नंबर 23 वाली फिगर में दोनों के ऊपर अनइक्वल चार्ज है, तो चार्ज अनइक्वल होने से क्या फर्क पड़ेगा, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो भाई फोर्स का फर्क पड़ेगा। पहले ये फोर्स जो लग रहा था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अब लगने लगेगा, ठीक है ना। तो अब इन्होंने पूछा है एंगल बिटवीन एंगल विच ईच थ्रेड विल मेक विद द वर्टिकल बी सेम। टेंशन इन द थ्रेड बी सेम, मतलब ये पूछा है कि क्या एंगल वही रहेगा या कुछ बदल जाएगा। तो देखो जी, एंगल बदलेगा या नहीं बदलेगा उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, मास mg नीचे की तरफ सेम वही है, टेंशन T इधर है, मा वेट mg, नॉट मास mg, वेट mg नीचे की तरफ है, तो वो तो सेम है। पर ये फोर्स बदल चुका, पहले फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बदल के कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और अपॉन में इनके बीच का गैप x, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऐसे सोचो, फोर्स बदलने की वजह से अगर यहाँ पे फोर्स थोड़ा सा अलग लगा दिया जाए तो इनके बीच में ये डिस्टेंस बदल जाएगी, x बदल जाएगा, तो फोर्स चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, x चेंज होगा तो x पे डिपेंड कर रहा है थीटा, तो थीटा भी चेंज होगा। तो इन्होंने यही पूछा था कि चेंज होगा कि नहीं, तो होगा, बिल्कुल होगा। फिर पूछा था टेंशन चेंज होगी कि नहीं, तो देखो पहले टेंशन टी जो थी वो किस किस को बैलेंस कर रही थी, टी बैलेंस कर रही थी, या ऐसे समझ लीजिए, देखो टी के कंपोनेंट करते थे हम, इधर करते थे टी कॉस थीटा और इधर आ जाता था टी साइन थीटा। अगर हम यहाँ से कहें कि टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया mg को, जब थीटा ही बदल गया तो mg बटे कॉस थीटा हो जाएगा टी। अब थीटा चेंज हो गया तो भैया टी भी चेंज हो, दोनों का आंसर हो गया कि दोनों चीजें चेंज हो जाती है, थीटा भी चेंज हो जाता है और टी भी चेंज हो जाता है। तो 26 में दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। उन्होंने पूछा था सेम रहेंगी या चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो जाएंगी दोनों चीजें। 27 two identical balls each of mass 10 milligram carrying identical charge are suspended by two threads of equal length। देखो ये भी सवाल बिल्कुल वही है, थ्रेड से दो बॉल्स को हैंग किया गया है, मास दे रखा है आपको 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, इधर भी 10 मिलीग्राम। फिर आपसे पूछा अगर चार्ज दोनों पर सेम है, आइडेंटिकल चार्ज है क्यू क्यू, और एल लेंथ जो दे रखी है रस्सियों की 50 सेंटीमीटर, इसकी भी दूसरे वाली की भी
50 सेंटीमीटर। एट इक्विलिब्रियम दे आर एट डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, बहुत बढ़िया, चार्ज निकालो। तो बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन होगा ये। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, नीचे की तरफ वेट mg, रस्सी में टेंशन T, और दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। पहले F की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन में इनके बीच का गैप 10। तो 10 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर इस में बदल लो और उसका पूरे का स्क्वायर। चलो जी ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ से F की वैल्यू निकल आई। F की वैल्यू और थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन में 10 तो 10⁻⁻1 बचा, उसका स्क्वायर करा तो 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा। तो F बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻11 क्यू स्क्वायर। लो जी ये F की वैल्यू है, इसकी जरूरत जहां पड़ेगी यूज कर ले। उसके बाद करिए आप, फोर्स निकल चुका है दोनों के बीच में। अब ये किस इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से इसके कंपोनेंट कर लो। नीचे की तरफ इसका वेट mg, इधर की तरफ फोर्स F, टेंशन T के कंपोनेंट कर लो। इधर थीटा एंगल तो T cos थीटा, इधर हो गया ये T sin थीटा। अब T sin थीटा ने F को बैलेंस कर लिया, T cos थीटा ने mg को बैलेंस कर लिया। बाद में m की और इसकी वैल्यू रखते हैं। इनको दोनों को डिवाइड कर लें अगर हम, T से T कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा वही tan थीटा इक्वल्स टू F अपॉन mg। अब यहाँ से tan थीटा, क्या हम थीटा निकाल सकते हैं? तो थीटा भी निकाल लेते हैं। देखो ऊपर देखो ट्राइंगल में ये जो वैल्यू है, ये दोनों के बीच की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, आधी अगर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है। और रस्सी की जो डिस्टेंस है, रस्सी की जो मतलब लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। थीटा निकालने की अगर बात करी जाए तो थीटा निकलेगा, साइन थीटा लगा देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/50 काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो अगर साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा 1/10 के बराबर। अब देखो ये थीटा काफी छोटा है, थीटा काफी छोटा कैसे है? छोटा ये ऐसे देख सकते हो आप, ये जो लेंथ है ये काफी छोटी है और 50 सेंटीमीटर काफी बड़ी है, तो थीटा बहुत स्मॉल है। तो थीटा यहाँ पे स्मॉल होने की वजह से आप साइन थीटा को अप्रोक्स टेन थीटा भी लिख सकते हो, वो 1/10 के अप्रोक्स ही आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू ऊपर रख दो यहाँ पे उठा के, 1/10 इक्वल्स टू F अपॉन mg। तो F की वैल्यू ऊपर से उठा के रख सकते हैं हम, इससे इधर मल्टीप्लाई करो, mg/10 बराबर F की वैल्यू कितनी थी हमारी? 9 इंटू 10⁻11 क्यू स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, m की और g की वैल्यू रख दीजिए। g की वैल्यू मैं अप्रोक्स 10 ही ले लूंगा। m की वैल्यू कितनी दी हुई थी इन्होंने? तो सर इनकी वैल्यू दी हुई थी m की, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? था हमारा 10 मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में बन गया ये, और 10⁻³ से और कर दो तो केजी में बन गया। तो मिलीग्राम को केजी में बदल लिया मैंने। इंटू जी की वैल्यू भी 10 लिख लेता हूँ मैं, और अपॉन में 10 बराबर 9 इंटू 10⁻11 क्यू स्क्वायर। देखो एक 10 से 10 कट गया, ऊपर बन गया 10⁻⁻6 और +1, तो 10⁻⁻5 बराबर 9 इंटू 10⁻11 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये इसके अपॉन में चला जाएगा 10⁻⁻5 अपॉन में 9 इंटू 10⁻11। अब यहाँ से हम
यहाँ से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर पहुंचा 1/9 इंटू 10⁻⁻5 और -11, तो माइनस का 16 बन जाए। क्यू अंडर रूट में कर दो 1/9 इंटू 10⁻⁻16। 1/9 का अंडर रूट 1/3, 10⁻⁻16 का 10⁻⁻8, और ये क्यू की वैल्यू आ गई इतने कूलम। इतना चार्ज होगा हर एक बॉल। तो आज की क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं कहूंगा, मतलब है तो वही कंसेप्ट लग रहा है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हर तरीके के क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे शीट्स के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। टू पिच बॉल्स इन क्वेश्चन 23 आर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 5. They makes an angle theta. The whole apparatus is now dipped in a liquid of relative density. ठीक है, तो दो बॉल्स दिए हुए। रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या होता है, आर डी का मतलब जो है ना, यहाँ इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को आप ये कह सकते हो, ये डेंसिटी ही है, बस इसमें क्या करना है आपको। अगर आप इसमें रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, मान लो कहीं पे अगर रिलेटिव डेंसिटी आपको 5 दे रखी है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, उसमें उसमें डेंसिटी अगर उसको बनाना है तो सीधी सीधी सी बात है, 5 में वाटर की डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी से वो डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 इंटू वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आ चुकी है 5000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बन गई आपकी, ठीक है। तो किसकी डेंसिटी दे रखी है, बॉल की डेंसिटी। ये तो है पिच बॉल की, जिस पिच बॉल, इसकी डेंसिटी तो ये दे दी आपको, ठीक है। इसके बाद उस पूरे सिस्टम को, एपरेटस को जिस लिक्विड में डाला गया, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी वो दे रखी है 2.5। तो 2.5 तो रिलेटिव डेंसिटी है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गई 2500 kg पर मीटर क्यूब। ये आ गई लिक्विड की डेंसिटी। द एंगल विच द थ्रेड विद द वर्टिकल स्टिल रिमेन द सेम। मतलब सीधी सी बात करें तो एंगल जो है, जो बाहर हवा में एंगल है उनके बीच में, देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, दोबारा से मैं बता देता हूँ। दो पिच बॉल है, क्वेश्चन नंबर 23 वाला ही है वो फिगर, बिल्कुल 23 में दो बॉल्स थी, ठीक। मास उनके बराबर थे, तो एम मास इसका, एम मास इसका। उन पे चार्ज क्यू, बिल्कुल ठीक है, चार्ज क्यू था। उनके बीच में एक फोर्स लग रहा था, हाँ बिल्कुल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और वेट एम जी दोनों का नीचे की तरफ, लेकिन फोर्स की वजह से वो थीटा एंगल पे मामला सेट था, ठीक। ये था एयर में, ये सारी बातें एयर में थी। तो एयर में जो रस्सी में टेंशन थी टी, और वेट एम जी था, फोर्स एफ था, ये सब चीजें सेम थी। तो यहाँ पे ये बैलेंस में था, ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे टी साइन थीटा की वैल्यू अगर कंपोनेंट करें, ये थीटा, तो इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा की वैल्यू एफ के बराबर थी, और टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर। अगर दोनों को डिवाइड करते तो टेन थीटा डिवाइड कर दिया, टी से टी कट गया, एफ बटे एम जी के बराबर था। अब इन्होंने ये कहा कि इस पूरे सिस्टम को हम उठा के, देखो सिस्टम जो का तो वही है, वही दो रस्सियां हैं, वही दो मास एम है, ठीक है, और उनको उठा के एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, लिक्विड के अंदर उनको उठा के एक लिक्विड के अंदर डाल दिया नीचे की तरफ,
एम जी टेंशन टी डैश बदल जाएगी, फोर्स इनके बीच का जब आप किसी उसके अंदर डाल दोगे तो फोर्स भी बदल जाएगा एफ डैश। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि थीटा नहीं बदला, उनके बीच में पहले भी एंगल थीटा था, अब भी थीटा लिक्विड के अंदर डालने का। ठीक है, तो यहां से थीटा नहीं बदलागा तो टी डैश कॉस थीटा और टी डैश साइन थीटा, तो टी डैश साइन थीटा तो एफ डैश को बैलेंस कर रहा है, टी डैश कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वही टेन थीटा की वैल्यू एफ डैश बटे में एम जी के बराबर है। बोलिए ठीक है कि नहीं? तो ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब ये लिक्विड के अंदर डालेंगे तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, एफ अपथ्रस्ट, ये हम भूल गए। तो टी डैश कोस थीटा प्लस एफ अपथ्रस्ट ये फोर्स भी लगेगा, इसे उधर ले जाओ तो टी डैश कोस थीटा एफ अपथ्रस्ट दूसरी तरफ जाएगा तो इधर एफ अपथ्रस्ट इधर आ जाएगा, देखो इधर से इधर आ गया, इधर से काट दो इसको, उधर की तरफ पहुंच गया। तो जब अब हम इनको डिवाइड करेंगे, टी डैश से टी डैश कटेगा तो एफ डैश माइनस एम जी माइनस एफ अपथ्रस्ट ये वैल्यू है। अब यहां से एक इक्वेशन टेन थीटा के ऊपर है और दूसरी इक्वेशन टेन थीटा के नीचे, क्या दोनों थीटा की वजह से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एफ अपॉन में एम जी बराबर हो जाएगा एफ डैश अपॉन में एम जी माइनस एफ अपथ्रस्ट। ये आपने 11th में पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, जब किसी भी बॉडी को आप लिक्विड में डिप कराते हैं, डुबोते हैं, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगता है, ये वही है आर्किमिडीज वाला फोर्स। ठीक है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो यहां से देखिए, अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं, इधर लेके आते हैं इसको, एफ इंटू में एम जी माइनस एफ अपथ्रस्ट बराबर एफ डैश इंटू में एम जी, सबकी देखो वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एफ पहले हवा में थे तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में उनके बीच का गैप, तो गैप था मान लीजिए उनके बीच में एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गैप, एक्स गैप था, तो नीचे भी एक्स ही रहा, वो बदला नहीं क्योंकि थीटा ही नहीं बदला। चलो जी, एफ की तो वैल्यू ये हो गई, एम जी माइनस एफ अपथ्रस्ट की बात करो तो अपथ्रस्ट जो लगेगा वो होता था बॉल का वॉल्यूम इनटू में बॉल की डेंसिटी, तो बॉल की डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी थी बॉल की, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, डेंसिटी रो ऑफ बॉल, बॉल की डेंसिटी इनटू बॉल का वॉल्यूम और इनटू में जी, ये लगेगा फॉर्मूला। अब थ्रस्ट के फॉर्मूला क्या होता था, डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू में नॉट बॉल की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी और इनटू में डूबा हुआ वॉल्यूम, तो पूरी बॉल डूबी हुई है तो पूरा बॉल का पूरा वॉल्यूम और इनटू में जी। ठीक है, आगे बढ़ो, अब बात करेंगे एफ डैश माइनस एफ डैश इंटू एम जी, एफ डैश की जगह भी रखो चलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी क्यू स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि लिक्विड में डाल दिया आपने तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के मान लिया, और इनटू में एक्स स्क्वायर और इनटू में एम जी, देखो एप्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आया यहाँ तक अभी एम जी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, तो रो एल लिख देता हूँ उसको, लिक्विड की डेंसिटी इनटू में डूबा हुआ वॉल्यूम, तो पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है बॉल का, तो बॉल का वॉल्यूम हमने वी मान लिया, वी क्या है यहाँ पे, वी है वॉल्यूम ऑफ बॉल। चलो इनटू में जी बराबर, उधर बचता है आपका एम जी बटे में के। अब एक काम कीजिए, इसे उधर लेके जाइए, एम जी माइनस एम जी अपॉन के इधर ले आते हैं और रो एल वी इंटू जी उधर लेके चले जाए। अब यहाँ से ये एम जी को कॉमन निकाल लीजिए, पर हमको तो के निकालना है ना,
चलो वो भी निकाल लेंगे। 1 - 1/k आ जाएगा ये, रो एल वी जी। अब देखो मास, जी से जी तो कट चुका है, जी से जी कट चुका है, जी से जी तो चलो पहले ही कट जाता, पर चलो यहाँ काट दिया हमने। मास, ये मास किसका है, बॉल का है, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो वी है, इंटू में डेंसिटी किसकी, डेंसिटी इस बार बॉल की, और 1 - 1/k बराबर रो एल इंटू में वी, वी से वी कट गया, तो ये यहाँ से इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। 1 - 1/k बराबर रो एल बटे रो ऑफ बॉल, रो बी कह देता हूँ इसको, इसको इधर लेके जाइए। 1/k बराबर 1 - रो बी रो एल बटे रो बी। 1/k को दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो k की वैल्यू, इसका पहले एलशियम लेके उल्टा कर दो, तो रो बी अपॉन में रो बी माइनस रो एल। अब बॉल की डेंसिटी याद करो, देखो याद क्या करो, पीछे देखो कहाँ थी, बॉल की डेंसिटी थी 5000 और लिक्विड की डेंसिटी 2500। तो बॉल की डेंसिटी 5000 थी और बॉल की डेंसिटी 5000 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 2500 थी, तो ऊपर बचता है 5000 अपॉन में नीचे बच गया 2500। ये इसको सॉल्व करके के की वैल्यू 2 है, तो मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इस लिक्विड का कितना है 2। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेनी पड़े, मैं हूँ, सब क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, where third charge should be placed on the line joining so that it is in equilibrium, it is in equilibrium। देखो दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस का q एंड प्लस का 4q, आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का एंड बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो देखो तीसरा चार्ज, पहली तो बात ये सोचो कि रखना कौन सा है, प्लस के माइनस, तो चाहे प्लस रख लो चाहे माइनस रख लो, मान लो हमने यहाँ रख दिया, वो है चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। अगर उसको प्लस लेंगे तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन इस तरफ होगा, इन दोनों प्लस के बीच में रिपल्शन इस तरफ होगा, तो ये F1 फोर्स लगाएगा और ये F2 फोर्स लगाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसको अगर हम इक्विलिब्रियम में सोचें, इक्विलिब्रियम में सोचे तो F1 और F2 बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा भाई। लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो F1 बराबर F2, जरा F1 की वैल्यू निकालो। F1 था Q के और Q नॉट के बीच का फोर्स, तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में इनके बीच का गैप, गैप मान लो यहाँ से यहाँ तक का x है, तो x स्क्वायर। ऐसे ही F2 हो गया 4Q और Q नॉट के बीच का फोर्स, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 4Q इंटू में Q नॉट और अपॉन में इनके बीच का गैप हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस x का होल स्क्वायर। मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। चलो जी 1/4πε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 1/x स्क्वायर बराबर 4 में 20 माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेते हैं, तो 1/x बराबर 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 20 माइनस x का स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 माइनस x बराबर 2x, इसे इधर लेके आते तो 3x बराबर 20, तो x की वैल्यू 20/3 आ गई बच्चों। x की वैल्यू क्या आ गई 20/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जिस चार्ज से हमने इसको माना था वहां से 20/3 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
30 पे आते हैं बच्चों। Two charges minus q and minus 4q are placed 20 सेंटीमीटर अपार्ट। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इस बार माइनस क्यू एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है माइनस का 4q। ठीक है, और उसमें भी तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अब तीसरा चार्ज कैसा ले, प्लस के माइनस। देखो पिछली बार मैंने प्लस लेके क्वेश्चन को कर दिया था, माइनस लेके करते तो भी वो इक्विलिब्रियम में रहता, क्योंकि माइनस माइनस के बीच में माइनस के प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है। इधर भी राइट साइड में भी माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब ऐसे ही इसमें करें अगर, तो इसमें माइनस मान के भी कर सकते हो, प्लस मान के भी। तो क्यू नॉट को चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस मान के करोगे तो रिपल्शन होगा, और प्लस मान के करोगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये F1 F2 को क्या कर देगा, तो सेम यही आंसर आ जाएगा फिर। तो F1 इज इक्वल टू F2, जब यही, क्योंकि माइनस प्लस से सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे फर्क पड़ रहा है, इस बात पे फर्क नहीं पड़ रहा कि फोर्स कितना, फोर्स तो उतना ही लगेगा। तो इसमें भी आंसर सेम वही आएगा, x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम ऊपर वाले ही मैग्नीट्यूड का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चा। तो 32, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड 2d अपार्ट। दो चार्ज है, प्लस क्यू है दोनों, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2d है। चलो ठीक है। ये थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड मिडवे on the line joining the two charges, find the relation q and capital Q। तो कैपिटल Q को रख दिया हमने बिल्कुल बीचों बीच, और ये कहा है कैपिटल Q और Q के बीच का रिलेशन बताओ अगर होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। देखो होल सिस्टम, पिछले वाले क्वेश्चंस में ध्यान दो, तो 31 में भी और 30 में भी ये कहा था कि जो तीसरा चार्ज रखा है वो इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे कहा है होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में और सिर्फ उसी चार्ज के इक्विलिब्रियम में फर्क है। फर्क क्या है देखो, समझना जरा बात। होल सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने भी चार्ज रखे हैं, चाहे वो प्लस क्यू ये वाला हो, चाहे प्लस क्यू ये वाला हो, और चाहे कैपिटल क्यू ये वाला, ये तीनों इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। पूरा सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब प्लस क्यू एंड कैपिटल क्यू, ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इक्विलिब्रियम में होने जरूरी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में ये कैसे हो सकते हैं, सोच के बताना जरा। एक बात बताओ, अगर तीनों ये प्लस हुए, मान लो ये बीच वाला जो क्यू है ये भी प्लस हो, सोचना, तो प्लस और दूसरे वाले प्लस जो आपका राइट साइड में प्लस है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या ये वाला चार्ज जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, क्या ये रुकेगा यहाँ, नहीं रुकेगा, क्योंकि प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन है, तो ये यहाँ से चल जाएगा। ऐसे ये वाला चार्ज, अगर प्लस प्लस की बात करें, दोनों बीच वाले चार्ज की, और ये साइड वाला लेफ्ट वाला चार्ज, इनके बीच में देखे तो इसमें भी रिपल्शन होगा, ये भी यहाँ से छोड़ के चला जाएगा इसको। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये वाला इक्विलिब्रियम में नहीं है साइड में। बीच वाला इक्विलिब्रियम में क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सोचो, बीच वाले को दोनों चार्ज अपनी तरफ से रिपेल कर रहे हैं। लेफ्ट वाला चार्ज राइट साइड में रिपेल कर रहा है, और राइट वाला चार्ज लेफ्ट साइड में रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, तो बीच वाला इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन साइड वाले को देखो, कैपिटल क्यू वाला चार्ज रिपेल कर रहा है इस तरफ, राइट की तरफ, और प्लस क्यू वाला जो चार्ज है लेफ्ट वाला, वो भी इसी साइड में रिपेल कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज एक ही साइड में रिपेल कर रहे हैं, एफ और एफ डैश से। ठीक है ना, ऐसे ही इसका मतलब ये जो बीच वाला चार्ज है ना, ये प्लस नहीं हो सकता, वरना ये साइड वाले चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। तो अच्छा, इसको अब माइनस करके देख लेते हैं। चलो मान लो
ये प्लस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज, और बीच में माइनस का क्यू चार्ज ले लेते हैं बीचों बीच। अब देखो जरा, पहले साइड वाले को देखो, तो साइड वाला जो है ये राइट साइड वाला, इसको ये जो माइनस वाला चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, और ये जो प्लस वाला चार्ज है देखो जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस वाले चार्ज को जो ये इस पे मार्क कर रहा हूँ, ये इसको अपने से दूर भगाएगा, रिपेल करेगा F2 से। तो F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। चलो तो साइड वाला देखो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब बीच वाले को देखो, तो बीच वाले को लेफ्ट साइड वाला अपनी तरफ खींचेगा F1 से, और राइट साइड वाला अपनी तरफ खींचेगा F2 से, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करके ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। देखो अब आ जाओ लेफ्ट साइड वाले पर। लेफ्ट साइड वाले में अब आप माइनस का कैपिटल क्यू है जो, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 से, और ये जो प्लस का क्यू है ये इसको अपने से दूर करेगा F2 से, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस तरीके से तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तीनों इक्विलिब्रियम में लाने हमको, इसलिए बीच वाला चार्ज माइनस होना जरूरी है। तो ये तो मस्ट हो ही गया, इट इज मस्ट दैट Q विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होना जरूरी है वरना ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे बच्चों। चलो अब Q नेगेटिव होना जरूरी है, ये तो कंफर्म हो ही गया। कितना होगा, तो उसके लिए किसी भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में ले। बीच वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम में होगा ही क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा। आप ना साइड वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में ले, तो साइड वाले चार्ज पे देखो प्लस क्यू पे इस तरफ लग रहा है F2, वो तो लग रहा है इस 1 की वजह से, ये 1 कह देता हूँ, 1 की वजह से, और F1 इस तरफ लग रहा है, वो लग रहा है कैपिटल माइनस क्यू की वजह से। तो F1 बराबर F2, चलो करो फटाफट F1 की वैल्यू। तो F1 तो इस तरफ जो लग रहा है देखो ये वाला F1, ये वाला जो F1 है ये माइनस कैपिटल क्यू की वजह से लग रहा है, तो 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q, और अपॉन में इनके बीच का गैप यहाँ से यहाँ तक का, तो वो हो जाएगा R, बीच में रखा है ना R मान लेते हैं, R² बराबर। ऐसे ही ये F2 ये लग रहा है इस 1 चार्ज की वजह से, देखो ये वाला 1 चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q इंटू में Q, और अपॉन में इनके बीच का गैप है R प्लस R 2R का होल स्क्वायर। 1/4πε0 कट गया, यहाँ से Q से Q कट गया, R² से एक R² कट जाए, तो कैपिटल Q बराबर आ जाएगा Q/4। अब ये भी ध्यान रखना कि कैपिटल Q का साइन कैसा लेना है हमको, साइन के साथ लेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर साइन के साथ देखें तो कैपिटल Q की वैल्यू -Q/4, क्योंकि माइनस में हमने पहले कह दिया था कि कैपिटल Q की वैल्यू माइनस में लेनी है, इसलिए हमारा आंसर होगा कैपिटल Q बराबर -Q/4। इसके बाद आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर था हमारा 33। सिस्टम, इसमें भी सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में लाना है। एक चार्ज है E, दूसरा चार्ज है प्लस का 4E, और दोनों के बीच का गैप है D, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि सिस्टम, वेयर शुड थर्ड चार्ज and the what value should placed for whole system be equilibrium। मतलब थर्ड चार्ज को